अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइनीज़ सिविलाइजेशन। हम चाइनीज़ सिविलाइजेशन के वो अपनी डेली लाइफ जो है वो किस तरह से गुजारते थे, उनका रिलीजन क्या था, उसके अलावा ट्रेडिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम, इकोनॉमी, इन तमाम के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर के चाइनीज़ सिविलाइजेशन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पे आ गया डेली लाइफ। डेली लाइफ चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो थी, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत सादा और सिंपल थी। वहाँ के रहने वाले जो लोग थे उनके सिंपल सादा घर बने हुए थे। इवन जो लोग थे, जो फार्मर्स, वो छोटे छोटे गांव में रहते थे, जहाँ पे मतलब एक गांव के अंदर तकरीबन 100 फैमिलीज़ होंगी, इतने मतलब उनके गांव होते थे छोटे। इसके अलावा जो वहाँ के लोगों के घर होते थे, उन घर मतलब घर में एक मेन सरबराह होता था कि वो कोई भी मेल हो गया, जैसे दादा अबू हो गया या क्या कहते हैं फादर हो गए, तो एक मेल सरबराह हो गया होता था जो कि पूरे घर को लीड कर रहा होता था, पूरे घर को संभाल रहा होता था। उसके अलावा वहाँ के जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन मतलब इनकी जो डेली लाइफ है, उसके अंदर फार्मर्स और जो उनके किसी भी घर के फर्द मतलब मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, तीनों के तीनों जो थे वो अपने वर्किंग लाइफ में, वर्किंग डेज़ में वहाँ पर मोस्टली बिज़ी होते थे और ज़्यादातर ये वक्त जो है वो बाहर गुजारते थे। और घर में मतलब घर में अगर रहते भी थे मोस्टली, तो इनके घर में वर्कशॉप ओपन होती थी, मतलब वर्कशॉप्स होती थी। अदरवाइज़ ये ज़्यादातर वक्त बाहर गुजारते थे। सो देयर मेन ऑक्यूपेशन इज़ एग्रीकल्चर। उसके अलावा दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, live in small houses, one person lead whole family. Men, women and children live outside or work outside. ज़्यादातर जो ये काम है, ज़्यादातर जो अपना टाइम है वो बाहर गुजारते थे। उसके अलावा दे ऑल्सो हैव वर्कशॉप इन देयर वर्कशॉप्स इन होम। ये इनकी डेली लाइफ थी कि डेली जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी वो ये किस तरह गुजारते थे। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इकोनॉमी। चाइनीज़ में डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता था जो ऑक्यूपेशन, वो एग्रीकल्चर का आता था। वहाँ के ज़्यादातर लोग जो थे वो एग्रीकल्चर करते थे, तो उनका जो ऑक्यूपेशन था, देयर ऑक्यूपेशन इज़ एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के ज़रिए ही वो अपनी इकोनॉमी इंक्रीज़ करते थे, इकोनॉमी डेवलप करते थे। उसके अलावा यहाँ पे मतलब इनका जैसे इकोनॉमी डेवलप करने और उसके इसी से एग्रीकल्चर से ही वो पैसे कमाते थे। अर्न मनी फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से ही ये पैसे कमाते थे। और इनके जो पैसे थे वो ज़्यादातर ब्रॉन्ज की फॉर्म में होते थे या कॉपर कॉइन थे, ब्रॉन्ज और कॉपर कॉइन। ये वहाँ का मतलब उस टाइम करेंसी थी, करेंसी ऑफ चाइना। उसके अलावा हमारे पास जो चाइनीज़ एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमी थी, उसकी डेवलपमेंट के लिए इन्होंने हर मतलब एग्रीकल्चर के अंदर हर पर्सन या हर कैटेगरी के लिए एक अलग अलग पर्सन, एक अलग अलग फार्मर जो था उसकी सिलेक्शन की होती थी कि अगर एक पर्सन या एक फार्मर यहाँ पे इस एरिया के अंदर बीज बो रहा है, तो दूसरा जो है वो वहाँ पे आके हार्वेस्ट कर रहा है या वहाँ पे प्लगिंग कर रहा है।
तो इन्होंने हर मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन के अंदर वहाँ की इकॉनमी बेहतर बनाने के लिए हर काम के लिए वहाँ पे अलग अलग फार्मर्स जो थे उनको एज ए एम्प्लॉय वहाँ पे रखा हुआ होता था उस टाइम पे। जैसे हमारे पास हो गया सोइंग, सोइंग के लिए अलग फार्मर्स होते थे, बीज बोना, सोइंग होते हैं बीज बोना, उसके लिए अलग फार्मर्स होते थे। उसके अलावा प्लगिंग के लिए अलग से, प्लगिंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। मेनली एग्रीकल्चर में ये तमाम काम होते थे जो कि अलग अलग फार्मर्स जो थे वो सरंजाम देते थे। सोइंग वहाँ पे जो फसलें बोने या बीज बोने के लिए अलग से होते थे, प्लगिंग वहाँ पे काटने के लिए या निकालने के लिए अलग से होते थे, वीडिंग बीज डालने के लिए, एंड हार्वेस्टिंग और कटाई के लिए। इन तमाम के लिए उनको एम्प्लॉय के ऊपर एज ए एम्प्लॉय वहाँ पर फार्मिंग या एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन में रखा जाता था। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया एग्रीकल्चर। जैसे कि हमने इसकी इकॉनमी में पढ़ा कि एंशियंट जो सिविल चाइनीज़ थे उनकी इकॉनमी बेस्ट बनाने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए वो एग्रीकल्चर का ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करते थे। इसी तरह जो एग्रीकल्चर के जो फार्मर्स थे जो वहाँ पे फार्मिंग करते थे मोस्टली वो स्मॉल विलेजेस के अंदर रहते थे, छोटे छोटे गांव के अंदर, और वो उनका जो एक गांव था वहाँ पे तकरीबन 100 फैमिलीज आ सकती थी, इससे ज़्यादा फैमिलीज वहाँ पर नहीं होती थी, और वो मोस्टली ज़्यादातर इकट्ठे रहते थे। दे लिव टुगेदर एंड दे कंसिस्ट in 100 families, live in small villages। उसके अलावा ये टैक्स पे करते थे एज ए मतलब एग्रीकल्चर के तौर पर। जो फार्मर्स थे वो अपनी अपनी ज़मीनों का टैक्स कैसे गवर्नमेंट को पे करते थे कि उनकी हर साल की जितनी भी इनकम होती थी या जितनी भी उनकी क्रॉप्स वहाँ पे क्रॉप्स की ग्रोथ होती थी उसके अकॉर्डिंग वो उतने परसेंट टैक्स वहाँ पर पे करते थे। कि अगर वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर्टी के ऊपर 10% टैक्स ले रही है या 20% टैक्स लिया जा रहा है तो वो उतनी ही वहाँ पे गवर्नमेंट को एज ए गवर्नमेंट को क्रॉप्स फ्राहम करते थे। मतलब उनको उतना ही वहाँ के जो भी चीज़ उस ज़मीन पर उगाई जाती थी वो उतने परसेंट गवर्नमेंट को दी जाती थी। उसके अलावा जो फार्मर्स थे वो हर साल एक मंथ उनका ऐसा होता था जब वो गवर्नमेंट के लिए कोई खिदमात सर अंजाम देते थे। वो मतलब कुछ फार्मर्स जो थे वो मिलिट्री का काम करते थे और कुछ फार्मर्स जो थे वो कंस्ट्रक्शन वर्क करते थे। कंस्ट्रक्शन वर्क किससे रिलेटेड हो गया, जैसे बिल्डिंग्स हो गए, हाउसेज हो गए, मतलब गवर्नमेंट ने जो काम उनको दिया होता था उससे रिलेटेड वो 1 मंथ सर्विस हर साल के अंदर सर अंजाम देते थे गवर्नमेंट के लिए। दे पे टैक्स इन फॉर्म ऑफ देयर क्रॉप्स, अजनास की सूरत में ये टैक्स पे करते थे। उसके अलावा दे प्रोवाइड सर्विसेज they provide service to government, 1 month service, एक माह जो है वो गवर्नमेंट को वो सर्विस प्रोवाइड करते थे। यहाँ तो वो मिलिट्री का काम करते थे, दे डू मिलिट्री वर्क और कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क, मिलिट्री का काम या कंस्ट्रक्शन का काम वो 1 माह करके मतलब गवर्नमेंट को अपनी फैसिलिटीज़ अपनी सर्विसेज सरंजाम देते थे। सो ये था हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया ट्रेड गुड्स।
ट्रेड। ट्रेड में क्या था कि हमारे पास जो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर सिल्क जो थी वो सबसे ज़्यादा ट्रेड करते थे। उसके अलावा टी हो गया, साल्ट, शुगर, स्पाइसेस मीन्स के जो तीखी मिर्चें वगैरह होती थी वो उनको एक्सपोर्ट करते थे। दे एक्सपोर्ट सिल्क, टी, सॉल्ट, शुगर एंड स्पाइसेस। ये तमाम इनकी एक्सपोर्ट्स के अंदर आती थी और जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट इज सिल्क। सिल्क जो थी वो इनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स में आती थी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रिलीजन। चाइनीज सिविलाइजेशन जो है इनके डिफरेंट रिलीजन्स थे। मेनली जो इनके 3 रिलीजन्स थे वो आ गया कन्फ्यूशियनिज्म, टाओइज्म एंड बुद्धिज्म। ये 3 मेन इनके रिलीजन आते थे कि बुद्धिज़्म जैसे बुद्ध वगैरह का, या मतलब जिनकी भी ये पूजा करते थे, तो ये हमारे पास इनके रिलीजियस आ गए कि ये 3 रिलीजियस जिनको ये मानते थे और वहाँ पर पाए जाते थे। और इन्हीं 3 रिलीजियस को देखकर मतलब इनसे मुतासिर होकर आज के जो चाइनीज़ है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है चाइनीज़ की, उनमें भी यही रिलीजियस पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्क्रिप्ट। उस ज़माने के जो लोग हैं वो स्क्रिप्ट ज़्यादातर मतलब उन्होंने स्क्रिप्ट स्टार्ट की थी जो कि बोन्स के ऊपर लिखना स्टार्ट की थी। इन्होंने अपनी राइटिंग जब स्टार्ट की तो ये बोन्स का यूज़ करते थे। दे यूज़ बोन्स टू राइट, मतलब हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता था लिखने के लिए। उसके अलावा ये पिक्चर्स, डिफरेंट तरह की पिक्चर्स का इस्तेमाल करते थे जो कि रिप्रेजेंट करती थी डिफरेंट सिंबल्स को, वर्ड्स को और मैसेज को। दे यूज़ पिक्चर्स which represent concept and words। कॉन्सेप्ट और वर्ड्स को रिप्रेजेंट करती थी पिक्चर्स। उसके अलावा जो एंशिएंट चाइनीज़ की जो सिविलाइजेशन थी उसमें राइटिंग को मतलब जो ये लिखते थे उसको चिकुवन कहा जाता था, कि मतलब जो इनकी राइटिंग का नेम था चिकुवन। Ancient script is known as चाकुवन। चाकुवन नाम था इनकी स्क्रिप्ट का, मतलब एंशिएंट सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट जो थी उनकी चाकुवन नाम था। और ये जो नाम इस वजह से था क्योंकि ये बोन्स के ऊपर लिखते थे, बिकॉज दे राइट ऑन बोन्स, मतलब लिखने के लिए ये हड्डियों का इस्तेमाल करते थे। इस वजह से जो इनकी वहाँ की स्क्रिप्ट थी, जो राइटिंग, उसका नाम डला था चाकुवन। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने चाइनीज़ सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे, उनकी इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा ऑक्यूपेशन को इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा जो इनके ट्रेडिंग सिस्टम था, ट्रेड क्या क्या करते थे, उनका रिलीजन क्या था और वो लिखते कहाँ पे थे या किस तरह से लिखते थे। ये हमारे पास आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।